चलिए देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में ये पढ़ लिया कि संसद में किस तरह कानून बनाया जाता है। एक विधेयक का उदाहरण लिया था, साधारण विधेयक। हालांकि हम जानते हैं कि वित्त विधेयक और धन विधेयक ये सब प्रक्रिया भी अलग हो सकती, दोनों सदनों की शक्तियाँ भी अलग हो सकती, राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी अलग हो सकती। वो डिटेल में बाद में टॉपिक में पढ़ेंगे। हमें ये समझना है राज्य में क्या होता है, राज्य कैसे कानून बनाता है। 7वीं अनुसूची तो आपने देखी। 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा। जो 3 सूचियां देखी थी आपने, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ऐसे ही हम एक साधारण विधेयक का उदाहरण ले लेते हैं। राज्य में भी देखो, यहाँ तो आपने देख लिया। अब राज्य में भी कौन कौन से विधेयक आ सकते हैं। तो राज्य में एक साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल आ सकता है। ठीक, राज्य में भी वित्त विधेयक आता है और राज्य में भी धन विधेयक आता है। लेकिन एक हम लोगों ने संविधान संशोधन विधेयक पढ़ा था ना, यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो राज्य में नहीं आता है। एक फैक्ट हो गया कि संविधान संशोधन विधेयक की उत्पत्ति राज्य में नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि संविधान में संशोधन करने का विशेष अधिकार किसे प्राप्त है, संसद। किसको प्राप्त है, संसद। संविधान में संशोधन करने का विशेष अधिकार संसद को है, राज्यों को नहीं है। इसलिए संविधान संशोधन विधेयक की उत्पत्ति राज्य में नहीं होती। ये 3 विधेयक ही आएंगे। अब चूंकि हमने कोई साधारण विधेयक का उदाहरण लिया है, तो उसका भी रास्ता कैसा होगा, ऐसा ही होगा। दोनों सदनों से गुजरकर अंतिम स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास पहुंचेगा। ठीक, आइए अब देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या हो, जब कोई साधारण विधेयक है तो दोनों सदनों से गुजरेगा, तो पहला प्रश्न का जवाब क्या हो गया, किसी भी सदन में। पहले प्रश्न का जवाब क्या हो गया, किसी भी सदन में प्रस्तावित हो सकता है। किसी भी सदन में प्रस्तावित हो सकता है। एकदम जैसे केंद्र में होता है बिल्कुल वैसे ही होगा, जो अलग होगा वही मार्क करेंगे अपन। किसी भी सदन में प्रस्तावित हो सकता है। दूसरा, साधारण विधेयक सरकारी और गैर सरकारी दोनों हो सकता है। वहाँ भी पढ़े थे अपन, मंत्री भी ला सकता है और सांसद भी ला सकता है। वो बिल्कुल सेम कि ये जो साधारण विधेयक है ये सरकारी विधेयक भी हो सकता है, मतलब मंत्री भी ला सकता है, और गैर सरकारी मतलब कोई सदस्य जो मंत्री नहीं है वो भी ला सकता है। ओके, उसके बाद विधानसभा इसे अधिकतम कितने अवधि तक रोक के रख सकती है, 6 माह। 6 माह तक रोक कर रख सकती है। 6 माह तक रोक कर रख सकती है विधानसभा। और 6 माह की समाप्ति के बाद उस विधेयक का क्या होगा, अगर 6 माह में उसने कोई कार्रवाई नहीं की, विधेयक समाप्त हो जाएगा, कानून नहीं बन पाएगा। ठीक, अच्छा, और उसके बाद क्या इस साधारण विधेयक पर विधानसभा संशोधन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये भी संशोधन कर सकता है, ये भी संशोधन कर सकता है। और इस विधेयक को विधानसभा में पारित होने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए होगा, साधारण बहुमत, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। इट नीड्स ऑर्डिनरी मेजॉरिटी टू बी पास्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं और इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल। एकदम सेम है जैसे वहाँ पढ़े थे। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये विधानसभा में प्रस्तुत हुआ था, पारित हो जाएगा तभी यहाँ जाएगा, विधान परिषद में जाएगा। अब विधान परिषद की शक्तियाँ देखते हैं। भाई सरकारी गैर सरकारी तो यहाँ भी लागू होगा, लेकिन यहाँ पर एक अंतर है। प्रथम बार में अधिकतम 3 माह तक रोक के रख सकता है। कितना, 3 माह। विधानसभा कितने माह तक रोक सकता है, 6 माह, लेकिन विधान परिषद 3 माह। यही अंतर है, ये अंतर आ गया ना। पूरी व्यवस्था में हम लोगों ने अभी एक अलग चीज़ पढ़ी, वो ये है, विधान परिषद जब पहली बार वो विधेयक विधान परिषद में या तो प्रस्तुत हो या तो विधानसभा से पारित होकर आए, पहली बार में विधान परिषद अधिकतम कितनी अवधि तक रोक के रख सकता है, 3 माह। ठीक, अच्छा, अब मान लीजिए 3 माह बीत गए, क्या संशोधन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। संशोधन कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। ये भी कर सकता है संशोधन। अच्छा, अब एक और चीज,
क्या विधान परिषद अस्वीकृत कर सकता है? एक सवाल है। जैसे यहाँ पर देखे थे तो दोनों को, साधारण विधेयक में दोनों को बराबर की शक्ति थी, तो यहाँ पर यह अस्वीकृत नहीं कर सकता। स्वीकृति देनी मतलब पास मान लिया, पारित मान लिया जाता है। अगर ये पास नहीं करेगा ना तो भी पारित मान लिया जाता है। मतलब 3 माह की अवधि समाप्त भी हो जाए, उसके बाद भी क्या ये विधेयक यहाँ समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा, ये पारित मान लिया जाता है। बात क्लियर है? हाँ, यहाँ तो बराबर शक्ति थी ना, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि एक साधारण विधेयक पर विधानसभा को विधान परिषद पर अधिभावी शक्ति, शब्द सुने मेरे मुंह से? अधिभावी नहीं सुने? देखो, जब हम संसद में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि एक साधारण विधेयक का दोनों सदनों को बराबर की शक्ति प्राप्त थी। अगर किसी भी सदन ने उसे पारित नहीं किया तो विधेयक का रास्ता वहीं समाप्त हो जाता था। दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात ही वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता था। राज्य में जब हम आ गए तो राज्य में हम इस अवस्था में क्या देख रहे हैं कि विधानसभा को तो सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन विधान परिषद को सीमित शक्तियाँ हैं। विधान परिषद पहली बार में अधिकतम कितने माह तक रोक सकता है? 3 माह। और विधान परिषद क्या अस्वीकृत कर सकता है? नहीं। चर्चा हो सकती है, डिबेट हो सकती है, लेकिन क्या स्वीकृत कर सकता है? नहीं कर सकता। या बोले हम 3 माह की अवधि समाप्त हो जाए, यदि विधान परिषद ने कुछ नहीं किया तो विधेयक का क्या होगा? पारित मान लिया जाए। तो इसका मतलब यह है कि विधानसभा को विधान परिषद पर कैसी शक्ति प्राप्त है? अधिभावी। कैसी शक्ति? अधिभावी शक्ति। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओवर राइडिंग पावर्स। ओवर राइडिंग पावर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली हैज ओवर राइडिंग पावर्स ओवर लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब यहाँ विधानसभा ने पारित कर दिया, मतलब उसका काम हो गया है। विधान परिषद को ना के बराबर शक्ति है। बात क्लियर है? अच्छा, अब पहुंचेगा राज्यपाल के पास। अब जब ये राज्यपाल के पास पहुंचेगा तो राज्यपाल की शक्तियां किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200। जब संसद का विधेयक था, जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आ रहा था, तो राष्ट्रपति की शक्तियां कौन से अनुच्छेद में थी? केंद्र का विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचा था 111। राष्ट्रपति की शक्तियां कहाँ उल्लेख थी? 111। अब राज्य का विधेयक में आ गए। राज्य का विधेयक विधानसभा से पारित होकर जब राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल की शक्तियां उस विधेयक पर कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 200। पहला, स्वीकृति दे सकते हैं जैसे राष्ट्रपति करते थे, और जैसे ही राज्यपाल स्वीकृति देंगे, है ना, वो राज्य का कानून बन जाएगा। या दूसरा विकल्प क्या था? अस्वीकृत कर सकते थे, और जैसे राज्यपाल अस्वीकृत करेंगे राज्य का वो कानून समाप्त हो जाएगा, राज्य वो कानून नहीं बनेगा। या तीसरा क्या था? पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये तीसरा शक्ति था। सेम राष्ट्रपति के पास ये तीनों शक्तियां थी। राज्यपाल भी राज्य के विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। बात क्लियर है? राज्य विधानमंडल का विधेयक है तो राज्य विधानमंडल को लौटाएंगे कि संसद को? राज्य विधानमंडल को ही लौटाएंगे ना। ठीक। जैसे राज्यपाल ने शक्ति का प्रयोग किया, वो विधेयक जहां से चला था वहीं आ गया। अब जो विधेयक लाया है, या तो राज्यपाल जो संशोधन चाहते हैं वो कर दे, या फिर अपनी अड़ी में रहेगा तो नहीं करूंगा। दोनों ही प्रक्रिया में, संशोधित रूप में या उसी रूप में, फिर से प्रक्रिया दोहराई जाएगी। फिर से प्रक्रिया दोहराई जाएगी, फिर से वो लाएगा विधानमंडल में, तो विधानसभा को फिर सारी शक्तियां प्राप्त है। 6 माह तक रोक सकता है, संशोधन कर सकता है, और यदि 6 माह समाप्त हो गया तो क्या होगा? समाप्त, विधेयक समाप्त। लेकिन यदि विधानसभा ने पारित कर दिया फिर से, तो फिर कहाँ जाएगा? विधान परिषद जाएगा। अब विधान परिषद किसी विधेयक को पहली बार में कितने माह रोक सकता था? 3 माह। लेकिन दूसरी बार जब ये आएगा तो दूसरी बार में 1 माह। अधिकतम कितने माह रोक पाएगा? 1 माह। दूसरी बार में 1 माह रोक सकता है।
और दूसरी बार कहने का मतलब क्या, जब राज्यपाल ने उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है और फिर से विधानसभा या तो यहीं प्रस्तुत हुआ तो भी 1 माह, अगर मान लो यहाँ भी प्रस्तुत हुआ, आपको पता है ना किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, यहाँ प्रस्तुत हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने माह तक रोक के रख सकता है, 1 माह। क्या अस्वीकृत कर पाएगा, अस्वीकृत विधान परिषद नहीं, फिर विधानसभा चला जाएगा और विधानसभा में वो पूरी शक्तियाँ दोबारा। बात क्लियर है। अगर विधानसभा ने दूसरी बार पुनर्विचार के बाद पारित कर दिया तो फिर से वो राज्यपाल के पास पहुँचे। अब वो फिर से पहुंचा राज्यपाल के पास। अब बताइए राज्यपाल के पास क्या विकल्प होगा। हाँ, वहाँ पढ़े थे कि जब पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटाते थे विधेयक को, फिर से दोनों सदन से पारित हो जाता था तो राष्ट्रपति बाध्य होते थे स्वीकृति देने के लिए। अब यहाँ पर भी सेम, अब दूसरी बार जब पहुँचा तो राज्यपाल बाध्य हैं स्वीकृति देने के लिए। बात इतनी क्लियर हुई, सब कुछ सेम जैसा संसद में हो रहा था राज्य में, बस एक ही अंतर आया, विधान परिषद की शक्तियां कम हैं। विधान परिषद पहली बार में 3 माह रोक सकता है, दूसरी बार में 1 माह रोक सकता है, कुल मिलाकर कितना रोक सकता है, 4 माह। सवाल समझ गए। प्रथम बार में कितने माह रोक सकता है, 3 माह। पुनर्विचार के में लौटाने के बाद कितनी बार, कितने, 1 माह, और कुल मिलाकर 4। बस इतनी ही शक्ति है उसके पास, और संशोधन कर सकता है लेकिन अस्वीकृत नहीं कर सकता। तो अगर विधान परिषद केवल विधानसभा पारित कर दे, भाई जिस राज्य में विधान परिषद है, बाकी राज्य में तो है ही नहीं, वहाँ तो विधानसभा पारित करेगा, सीधे राज्यपाल के पास जाएगा। बात क्लियर है। अच्छा, लेकिन एक और शक्ति है राज्यपाल के पास, 3 ही नहीं है, एक और शक्ति है। राज्यपाल इन तीनों विकल्पों के अलावा राज्य के किसी विधेयक को, राज्य के किसी भी विधेयक को, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं। के विचारार्थ क्या कर सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं। गवर्नर में रिजर्व एनी बिल ऑफ द स्टेट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, आरक्षित कर सकते हैं। समझ रहे हो, इन तीनों विकल्पों का प्रयोग नहीं किया राज्यपाल ने, राज्यपाल इस विकल्प का प्रयोग करने जा रहे हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि ऐसी शक्ति राज्यपाल को क्यों दी गई कि राज्यपाल किसी राज्य के किसी भी विधेयक को, किसी भी विधेयक मतलब साधारण, वित्त या धन, तीनों कोई भी विधेयक हो, राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं। और राज्यपाल ने जिस क्षण राज्य के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया, रिजर्व किया, राज्यपाल का रोल उस विधेयक से खत्म। अब जो करेगा राष्ट्रपति करेगा। किसके लिए आरक्षित किया, राष्ट्रपति। बात समझ में आ गई। आरक्षित कर सकता है। आपका मन में सवाल आएगा, अब ये विधेयक आरक्षित कर दिया तो किसके पास चला जाएगा, अब राष्ट्रपति के पास चला गया। कहाँ चला गया, अब संसद का जो विधेयक था जब राष्ट्रपति के पास आता था तो राष्ट्रपति की शक्ति कौन से अनुच्छेद में थी, 111। लेकिन ये विधेयक तो राज्य का है। जब राज्य का विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो राष्ट्रपति की शक्ति है अनुच्छेद 201 में। कहाँ है, 1। संसद के विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्ति कहाँ है, संसद के विधेयक पर 111। राज्य के किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्ति कहाँ है, हाँ यही क्लियर होना चाहिए, 201 में। अब राष्ट्रपति की शक्तियां देख लें। पहले, उससे पहले आपके मन में सवाल नहीं आया कि वो विधेयक में ऐसा क्या है कि राज्यपाल उसे आरक्षित करें, क्या होगा? तो सुन लीजिए इसको, अभी गोदिए मत, बस समझिए। राज्यपाल को राज्य के किसी विधेयक को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना होगा यदि राज्य के उस विधेयक में ऐसा कुछ हो
जो उस राज्य संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। मतलब मान लो छत्तीसगढ़ में ये विधेयक आया है, उस विधेयक में ऐसा कुछ है जो बिलासपुर हाईकोर्ट की स्थिति को खतरे में डाल रहा है। अब बिलासपुर हाईकोर्ट की स्थिति को खतरे में डालने का अर्थ क्या हो सकता है? उस विधेयक में हो सकता है कि राज्य कोई ऐसा कानून बनाना चाह रही हो जिसमें बिलासपुर हाईकोर्ट की जो शक्तियां हैं उसको कम कर रही हो। यही क्या हो गया? बिलासपुर हाईकोर्ट की स्थिति को खतरे में डाला। मतलब अगर राज्य के किसी विधेयक में ऐसा कुछ प्रावधान हो जो उस राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो, तो राज्यपाल के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वो राष्ट्रपति के लिए उसे आरक्षित करें। कहाँ कर सकते नहीं, अनिवार्य हो गया तो सकते हैं कैसे आगे? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं कुछ और चीज़ें बोलने जा रहा हूँ। अगर उस विधेयक में ये चीज़ें हुई तो ये राज्यपाल के ऊपर है, वो चाहें तो कर सकते हैं, चाहे तो ना करें। जैसे पहला वाला क्लियर हो गया। पहला वाला अगर हाई कोर्ट की स्थिति को खतरे में डालने वाला कुछ है उस विधेयक में तो करना पड़ेगा। लेकिन अब जो बोलने जा रहा हूँ, राज्यपाल के पास ये विकल्प है, वो चाहे तो करे, चाहे तो ना करे। तो क्या इसे मैं कह सकता हूँ कि राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है? कहा जा सकता है। राज्यपाल की मर्जी को ऊपर छोड़ दिया संविधान ने कि वो चाहे तो करे, चाहे तो ना करे। तो ये क्या हो गया? स्वविवेकी शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। अब देखो वो कौन कौन से मुद्दे हैं। राज्यपाल के पास विधेयक आया, उनको लगा कि भाई इसमें कुछ ऐसा है जो राष्ट्रीय महत्व का विषय है, इज अ मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो ना करें। राज्यपाल को लगता है कि इस विधेयक में ऐसा कुछ है जो राष्ट्र के हित में है, राष्ट्र के हित में मुझे आरक्षित करना चाहिए, इन द नेशनल इंटरेस्ट, तो कर सकते हैं चाहे तो। राज्यपाल को लगता है कि इस विधेयक में कुछ ऐसा है जो भाग 4 के विरुद्ध है। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, थोड़ा सा पढ़े हो भाग 4, हल्का सा इंट्रोडक्टरी। भाग 4 के विरुद्ध है तो राज्यपाल कर सकते हैं। यदि राज्यपाल को लगता है कि इस विधेयक में ऐसा कुछ है जो अनिवार्य संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है, मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कंपल्सरी इज देयर इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, उस विधेयक में ऐसा कुछ है जो संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है, तो राज्यपाल चाहें तो कर सकते हैं। अनिवार्य संपत्ति अधिग्रहण इंट्रोडक्टरी क्लास में मुझसे सुने हो मेरे कभी? भाग 3 में जैसे सरकार, हाँ, सरकार को, जब मैं संपत्ति का अधिकार बता रहा था, सर मान लो सरकार का नेशनल हाईवे आपके खेत से गुजर रहा है, नहीं याद आ रहा? देखो 1978 से पहले संविधान ने हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए थे? 7। सबसे पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अल्पसंख्यकों का, छठा संपत्ति का अधिकार था, सातवां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया और संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटाकर भाग 12 में रख दिया गया। मतलब अब 1978 के बाद से संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। ऐसा क्यों किया था सरकार ने, क्यों करना पड़ा था? क्योंकि 1978 से पहले मान लो सरकार को नेशनल हाईवे बनाना है और वो प्रोजेक्ट आपके खेत के बीच से गुजरा थे, तो और सरकार के आदमी आते थे, बोलते थे ज़मीन दे दे भैया, सरकार को चाहिए ज़मीन बनाना, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता था, मेरा संपत्ति का अधिकार है, सरकार जबरन छीना थे, तो सुप्रीम कोर्ट फिर मना कर देता था, नहीं भाई उसका मौलिक अधिकार है, तुम नहीं छीन सकते उसके मर्जी के बिना, तो मामला अटक जाता था सरकार का। इसीलिए सरकार ने संविधान में संशोधन किया और उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया और उसके बाद एक कानून बनाया, बहुत बाद में एक कानून भी बना दिया संसद ने, अनिवार्य भूमि अधिग्रहण कानून। उसके तहत
कानून ये बन गया कि यदि अब केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर सरकारी कार्य के लिए किसी की निजी भूमि उन्हें चाहिए, सरकार को चाहिए, तो वो अनिवार्य रूप से उसका अधिग्रहण कर सकते हैं। पहले मौलिक अधिकार से हटाया गया, तभी तो ये कानून बना के आसान हो गया। लेकिन उस अधिग्रहण अधिनियम में उचित मुआवजे का भी प्रावधान है। जैसे अगर केंद्र सरकार को अपने किसी केंद्रीय कार्य के लिए आपकी भूमि चाहिए, तो बाजार मूल्य का 6 गुना मुआवजा मिलता है। और राज्य सरकारों को छूट दी गई है, अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार 4 गुना, शायद 4 गुना, तो केंद्र सरकार में फिक्स है 6 गुना मिलेगा, और राज्य सरकार अपने अपने अनुसार फिक्स कर सकते, कहीं 3 गुना है, कहीं 4 गुना, कहीं 6 गुना भी है। ये समझ में आया? अगर उस विधेयक में ऐसा कुछ है जो अनिवार्य संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है, तो राज्यपाल उसे आरक्षित कर सकते हैं कि करना पड़ेगा। आज पगली अभी बोला केवल एक ही चीज़ है, विलास जो हाई कोर्ट की स्थिति खतरे में डालेगा तभी करना पड़ेगा, उसके अलावा जो भी बोला कर सकते हैं। हाँ, स्वविवेकीय शक्ति है ना, ये राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति है, स्वयं के विवेक पर निर्णय लेंगे। बात क्लियर है? अब पहुंच गया, चाहे जैसा भी हो, अब उन्होंने आरक्षित कर दिया और पहुंच गया किसके पास? राष्ट्रपति महोदय के पास। अब एक राज्य के विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्तियां सेम 111 में जो शक्तियां हैं सेम 201 में है। मतलब स्वीकृति दे सकते हैं, मतलब साइन कर दिया तो कहाँ का कानून बन जाएगा? राज्य का विधेयक है ना, तो राज्य का कानून बन जाएगा। या अस्वीकृत कर सकते हैं, दूसरा विकल्प रिजेक्ट कर सकते हैं, राज्य का वो कानून नहीं बनेगा। या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अब पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे कहाँ? संसद को लौटाएंगे कि राज्य विधानमंडल? कहाँ का विधेयक है? राज्य विधानमंडल का है। वो तो राज्यपाल ने आरक्षित कर दिया था तो पहुंचा था, तो राज्य विधानमंडल को लौटा दे। अब लौटा दिया, फिर से अगर राष्ट्रपति ने इस बार लौटाया तो जहाँ से चला था वहीं, फिर सेम प्रोसेस, फिर वही विधानसभा के पास सारी शक्तियाँ। 6 माह तक रोक लिया तो क्या होगा? समाप्त, खत्म, वो राष्ट्रपति के पास जाएगा ही। लेकिन अगर विधान सभा ने फिर पारित कर दिया, अब विधान परिषद को अब यहाँ की जरूरत भी नहीं है ना, विधानसभा ने पारित कर दिया तो पहुंचेगा फिर से राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने लौटाया था ना, तो राष्ट्रपति के पास वापस जाएगा संशोधित रूप में, उसी रूप में जो लाया उसकी मर्जी। अब राष्ट्रपति के पास दूसरी बार क्या क्या विकल्प है, क्या होगा? यही तो ट्विस्ट है, या तो स्वीकृति दे देंगे या अस्वीकृत कर देंगे। समझो इसको, जब संसद में का विधेयक था, दोनों सदनों से पारित हुआ, राष्ट्रपति के पास गया 111, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, फिर से अगर दोनों सदन से पारित हो गया और राष्ट्रपति के पास आ गया तो क्या था? राष्ट्रपति बाध्य थे, स्वीकृति देनी ही पड़ती थी। राज्य का विधेयक जब दोनों सदनों से पहुंचा राज्यपाल के पास, तो अनुच्छेद 200, राज्यपाल की शक्ति कहाँ है? अनुच्छेद 200, राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, और फिर से पास होकर जब राज्यपाल के पास आया तो राज्यपाल बाध्य थे। लेकिन अब की बार राज्य के विधेयक को पुनर्विचार के लिए किसने लौटाया? राष्ट्रपति ने। अब की बार पुनर्विचार के लिए किसने लौटाया है? राष्ट्रपति ने अरे ये है ना, अब की बार राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटाया है। यहाँ आएगा, फिर से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प, या तो स्वीकृति दे देंगे या स्वीकृत कर देंगे। अब बात समझ में? अंतर क्या आया कि राज्य के विधेयक को यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे और फिर से आया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास दोनों विकल्प हैं, या तो स्वीकृति दे देंगे या स्वीकृत भी कर सकते हैं। जबकि इससे पहले हमने देखा था केंद्र का विधेयक राष्ट्रपति दूसरी बार स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाते थे,
राज्य का विधेयक राज्यपाल दूसरी बार में स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया राज्य का कानून कैसे बनता है? यही है। इसी तरह संसद और राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। खत्म। कहाँ? यहाँ पर राज्यपाल नहीं जाएगा ही नहीं। भेजा किसने था? अच्छा, सेकंड राउंड में नहीं जाएगा। अगर देखो, राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए लौटाया और फिर से राज्यपाल के पास आया तो स्वीकृति देना ही पड़ेगा। लेकिन राज्यपाल ने पहला, दूसरा, तीसरा तीनों का इस्तेमाल नहीं किया। राज्यपाल ने क्या किया? पहली बार में ही राज्यपाल ने आरक्षित कर दिया। पहली बार की ही बात हो रही, दूसरी बार की बात नहीं हो रही। पहली बार किसी विधेयक पर राज्यपाल के पास कितनी शक्तियां हैं? 4। स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं। ये पहली बार की शक्ति। भाई पुनर्विचार के लिए लौटाया, फिर से आया, तब तो उनको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। अभी क्लियर है वर्क नहीं हुआ? हाँ, अगर राज्यपाल ने पुनर्विचार का इस्तेमाल किया, लेकिन राज्यपाल ने अगर पहली बार में चौथी शक्ति का प्रयोग किया तो राज्यपाल का तो रोल ही खत्म। अब जो करेगा राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति के पास तीनों विकल्प हैं। स्वीकृति दे देंगे तो राज्य का कानून बन जाएगा, अस्वीकृत कर देंगे तो राज्य का कानून नहीं बनेगा, और पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति किसी राज्य को पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे और वो फिर से राष्ट्रपति के पास आ गया पारित होकर, तो इस बार राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प हैं? दोनों विकल्प। स्वीकृति दे सकते हैं या फिर बस। अभी स्पष्ट है कि नहीं? अच्छा, वीटो शक्ति भी देख लें। भाई राज्यपाल अगर किसी विधेयक को अस्वीकृत करते हैं तो कौन सी वीटो शक्ति? सेम, अत्यांतिक। पढ़े थे वहां। राष्ट्रपति यदि किसी विधेयक को अस्वीकृत कर देते हैं तो क्या होगा? अत्यांतिक वीटो शक्ति। यदि राज्यपाल ने किसी विधेयक को अस्वीकृत कर दिया तो वो विधेयक का अंत हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं राज्यपाल ने किस वीटो शक्ति का प्रयोग किया? अत्यांतिक, जिसको क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, ठीक। अगर राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए लौटाया तो किसका प्रयोग कर दिया? निलंबनकारी वीटो शक्ति, मतलब सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो। और मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार न तो राष्ट्रपति जेबी वीटो या पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और न ही राज्यपाल। पिछली क्लास में बताया हूं। पहले 2025 से पहले राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास, दोनों के पास एक वीटो शक्ति होती थी। क्या होता था वो? जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में निर्णय दिया है एक मामले में कि अब केंद्र में राष्ट्रपति हो चाहे राज्य में राज्यपाल हो, वो किसी विधेयक को अगर उनके पास पहुंचता है तो 3 माह से अधिक रोक कर नहीं रख सकते। 3 माह के अंदर उन्हें निर्णय करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मौजूदा स्थिति में कौन सी वीटो शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास नहीं है? पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। तो पिछला क्लास फिर मिस कर रहे हैं, तो वीडियो देखी क्यों नहीं? फिर वो तो वीडियो डाला है। ऐसा नहीं चलेगा, नोनी कुछ करना है तो कौन सी वीटो शक्ति? 2 ही वीटो शक्ति मौजूदा हालात में राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास। कौन कौन सी वीटो शक्ति है? यही दोनों। बात क्लियर है? अच्छा, एक बात बताइए, हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। अच्छा, एक और चीज, जैसे कि अत्यांतिक वीटो शक्ति की बात की जाए तो कौन कौन से विधेयक पर यह प्रयोग किया जा सकता है? साधारण, वित्त और धन, तीनों विधेयक पर। निलंबनकारी वीटो केवल साधारण और वित्त।
राज्यपाल इन्हीं विधेयकों पर इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। और कौन सी वीटो शक्ति का इस्तेमाल ये नहीं कर सकते? पॉकेट वीटो या फिर जेवी वीटो। इसका प्रयोग तो ना तो राष्ट्रपति कर सकते हैं ना ही राज्यपाल। क्यों नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जब विधेयक निर्णय के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास आएगा तो कितनी अवधि के भीतर उन्हें निर्णय लेना पड़ेगा? 3 माह। 3 माह के भीतर लेना पड़ेगा। इसलिए अनिश्चित काल के लिए न तो राष्ट्रपति न तो राज्यपाल किसी विधेयक को लंबित रख सकते हैं। बात क्लियर है? लंबित नहीं रख सकते अनिश्चित काल के लिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले संविधान में कोई समय अवधि का उल्लेख नहीं था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कह दिया है कि 3 महीने का समय है आपके पास। 3 महीने के भीतर आपको निर्णय या तो स्वीकृति दे दो या स्वीकृत कर दो या पुनर्विचार के लिए लौटा दो, लेकिन अनिश्चित काल के लिए आप लंबित नहीं रख सकते। बात क्लियर है? थोड़ा बहुत उतनी पगली क्लास अगर नहीं की, छुट्टी था तो वो वीडियो देखना तो चाहिए था कि नहीं देखना चाहिए? अरे घर में सारा दिन भर काम रहता है, रात में भी काम करती क्या सोते सोते? तो मेहमान लोग आ गए तो दीदी आ गई इसका। त्योहार के मौसम में पढ़ने का मन नहीं करता ना, ये भी है दिक्कत। बात क्लियर है? और राज्यपाल के पास सेम, लेकिन अब राज्यपाल के पास जो राष्ट्रपति के पास अत्यंतिक वीटो तीनों सेम, कि साधारण वित्त और धन विधेयक पर अत्यंतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं संसद के विधेयक पर ना, और निलंबनकारी साधारण और वित्त विधेयक ना, धन विधेयक पर तो राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते थे। सेम है, सेम। हाँ, राष्ट्रपति का भी सेम, इनका भी सेम ना। एक और यहीं पर बता देता हूं, लेकिन आपको वो बाद में डिटेल समझ में आएगा। एक विधेयक संविधान संशोधन विधेयक होता है, संसद में ही आता है संविधान संशोधन विधेयक। अगर दोनों सदनों से पारित होकर किसके पास आएगा? राष्ट्रपति के पास। तो यहां पर लिख लो, राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होगी। राष्ट्रपति को स्वीकृति मतलब एक संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के पास तीनों विकल्प नहीं है। अगर संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गई, तो राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, और राष्ट्रपति के पास एक ही विकल्प है, उन्हें स्वीकृति देनी ही होगी। और ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा व्यवस्था की गई है। इस संविधान संशोधन से ये व्यवस्था कर दी गई कि अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद में आता है, दोनों सदनों से पारित होता है, अगर उस समय कोई सदन से विफल हो गया तो बात ही खत्म, लेकिन अगर दोनों सदनों से पारित हो गया और राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए आया तो राष्ट्रपति के पास कोई और विकल्प नहीं है, केवल एकमात्र विकल्प है, स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। बात क्लियर है? और इस प्रकार से आपका ये बेसिक क्लास